हेलो, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो आज के इस सेशन में हम लोगों ने 50 लैंडमार्क केसेस जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हैं उनको डिस्कस करना है। तो बिना टाइम लगाए हम पहले केस को डिस्कस करते हैं। पहला केस है ए.के. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास AIR 1950। यहाँ पे सेक्शन 14 ऑफ द प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट जो था वो क्वेश्चन में आया था। ठीक है, इलीगल डिटेंशन के बारे में बात करी गई थी और इस सेक्शन को वॉइड डिक्लेयर कर दिया गया था। साथ ही साथ इस केस में ये भी कहा गया था कि अगर कोई भी अनलॉफुल डिटेंशन तब तक नहीं किया जाएगा, बिना कारण किसी भी पर्सन को डिटेन नहीं किया जाएगा जब तक कि मुद्दा नेशनल सिक्योरिटी का ना हो। ठीक है, साथ ही साथ इस केस में जो कॉन्सेप्ट है प्रोसीजर इस्टैब्लिश्ड बाय लॉ उसको भी इंटरप्रेट करा गया था। बिना ट्रायल के किसी भी पर्सन को डिटेन नहीं किया जाएगा। ठीक है, और इस केस को लेटर ऑन मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में ओवरटर्न कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट केस है रोमेश थापर वर्सेस द स्टेट ऑफ मद्रास AIR 1950। अब यहां पे जो डॉक्ट्राइन है सेवरेबिलिटी का, जो कि कहां दिया गया है, आर्टिकल 13 के अंदर। साथ ही साथ इस प्रिंसिपल से रिलेटेड जो केस है वो ए.के. गोपालन को भी कंसिडर किया जा सकता है। ठीक है, अब ये डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी क्या होता है? अगर कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी प्रोविजन ऐसा है जो किसी भी पर्सन के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन करता है, तो ऐसा नहीं है कि वो पूरा का पूरा एक्ट जो है वो नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। सेवरेबिलिटी का डॉक्ट्राइन कहता है सिर्फ और सिर्फ उतना पोर्शन जो कि फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है, सिर्फ उतने पोर्शन को क्या किया जाएगा, नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जाएगा। ये होता है डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी। अब यहाँ पे क्या हुआ था, रोमेश थापर एक पर्सन थे जिनकी एक मैगजीन थी। ठीक है, हाँ, जिनकी एक मैगजीन थी क्रॉसरोड नाम से। ठीक है, अब उसमें क्या किया गया था, जवाहरलाल नेहरू की एक फॉरेन पॉलिसी को लेके उन्होंने उसमें डिस्कशन करा था और उनकी इस मैगजीन को बैन कर दिया था, ये कहते हुए कि ये जो पॉलिसी बनाई गई है ये क्या है, ये जो उसको डिस्कस कराया है इन्होंने वो थ्रेट है पब्लिक सेफ्टी के लिए। तो इस वजह से उन्होंने उनकी जो ये मैगजीन थी वो क्या कर दी गई थी, बैन कर दी गई थी। तो रोमेश थापर ने अंडर आर्टिकल 19(1)(a) क्या करा था, ये कहा कि मेरे जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का राइट है उसका वायलेशन किया जा रहा है। तो उस केस में फिर कोर्ट ने ये कहा कि जो सेक्शन 9(1)(a) ऑफ द मद्रास मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एक्ट, सिर्फ और सिर्फ इस सेक्शन को क्या किया गया था, वॉइड डिक्लेयर करा गया था अंडर आर्टिकल 13(1)(a). इन्वोक द डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी क्या करता है, वेदर सिवियरिंग और रिमूविंग अ प्रोविजन फ्रॉम लेजिस्लेशन चेंजेस द लेजिस्लेटिव इंटेंट behind the enactment, if not the impugned provision may be declared invalid। अगर ऐसा ना हो कि उसको हटाने से जो पूरा मेन पर्पस है किसी भी लॉ का, किसी भी एक्ट का, वो अगर डिफीट नहीं हो रहा है, तो जो प्रोविजन किसी भी पर्सन के फंडामेंटल राइट को छीन रहा है उसको नल एंड वॉइड या इनवैलिड डिक्लेयर किया जा सकता है। ठीक है,
नेक्स्ट है शंकरी प्रसाद का केस। तो आप लोगों ने क्या शंकरी प्रसाद के केस के बारे में सुना हुआ है कि शंकरी प्रसाद का केस क्या है? तो इस केस में जो हमारा फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, किससे रिलेटेड? 9th शेड्यूल से रिलेटेड, ठीक है। आर्टिकल 31A और आर्टिकल 31B से रिलेटेड, इन 3 प्रोविजन से रिलेटेड ही था, जहां पे क्या करा गया था, ये कहा गया था कि आप क्या कर सकते हैं, पावर टू अक्वायर लैंड फ्रॉम जमींदार, और वो क्या कर रहे थे, बिना कॉम्पनसेशन के भी। तो वो क्या कह रहे थे, वो हमारे राइट टू प्रॉपर्टी का क्या है, उल्लंघन है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को क्या करा, अपहोल्ड करा, ठीक है। ये कहा गया था लोगों के द्वारा कि उनकी जो राइट टू प्रॉपर्टी है उसका क्या हो रहा है, कर्टेलमेंट हो रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जब इस अमेंडमेंट को अपहेल्ड करा तो साथ ही साथ ये भी कहा कि दोनों चीजों में डिफरेंस है, एक होता है ऑर्डिनरी लॉ, ठीक है, और एक होता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो भी ऑर्डिनरी लॉ है आप उसमें तो अमेंड कर सकते हैं, पर आप जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है उसमें क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो होते हैं वो क्या करते हैं, अगर ऑल्टर करते हैं फंडामेंटल राइट्स को, तो उनको आप क्या है, उनको आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। और ऑर्डिनरी लॉ के केस में ये कहा गया था कि आप जो भी लॉज बनाए गए हैं, ठीक है, वो हमारे फंडामेंटल राइट्स को क्या नहीं कर सकते हैं, वायलेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ऑर्डिनरी लॉ को आप वायलेट नहीं कर सकते हैं, कैन नॉट वायलेट फंडामेंटल राइट्स, और यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, वायलेट अगर हो रहे हैं तो आप ऑल्टर फंडामेंटल राइट्स को कर सकते हो, ठीक है। फिर से एक बार समझ लेते हैं, ऑर्डिनरी लॉ और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बीच में डिफरेंस बताया गया। ऑर्डिनरी लॉ में आप फंडामेंटल राइट्स को क्या है, अमेंड नहीं कर सकते हो, पर अगर आप किसी अमेंडमेंट के जरिए कर रहे हो तो उस केस में फंडामेंटल राइट्स को अमेंड करा जा सकता है। तो कह रहा है द पावर टू अमेंड किसके पास दी गई है, पार्लियामेंट के पास दी गई है, अंडर आर्टिकल 368 इंक्लूड करता है कि आप फंडामेंटल राइट्स को क्या कर सकते हो, अमेंड कर सकते हो, जो क्या करे गए हैं, पार्ट 3 के अंदर दिए गए हैं। यही कहा गया इसमें, जो मैंने आपको डिफरेंस बताया कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकते हो, पर एक ऑर्डिनरी लॉ में आप ऐसा नहीं कर सकते हो, ठीक है। आगे चलते हैं, बेरूबारी केस। इस केस में क्या कहा गया था, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज कही गई थी वो ये कही गई थी कि जो प्रियम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। साथ ही साथ एक और चीज कही गई थी कि कोई भी सेसेशन होता है इंडियन टेरिटरी में तो वो तभी हो सकता है जब आप कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू कर रहे हो अंडर आर्टिकल 368, एज ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन अंडर आर्टिकल 3 इज अनसफिशिएंट फॉर सच मेजर चेंजेस। क्या कह रहा है, आर्टिकल 3 सिर्फ काफी नहीं है कोई भी इंडियन टेरिटरी में अगर आपको सेसेशन कराना है, अगर आपको कोई इंडियन टेरिटरी में सेसेशन कराना है तो उसके लिए आर्टिकल 368 का क्या किया जाएगा, प्रयोग किया जाएगा। द पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368 पार्लियामेंट को पावर देता है कि वो आर्टिकल 13C जो है उसको अमेंड कर सकता है, इंक्लूडिंग द पावर टू सीड नेशनल टेरिटरी एज वेल, ठीक है। अगला केस, सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। तो यहां पे भी क्या कहा गया कि आर्टिकल 368 पार्लियामेंट को पावर देता है कि वो कोई भी प्रोविजन जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का
आर्टिकल 368 के तहत, ये ध्यान जरूर रखिए, आर्टिकल 368 के तहत पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो मॉडिफाई कर सकता है, इंक्लूड कर सकता है, हटा सकता है, चेंजेस कर सकता है कोई भी प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन का जिसमें क्या इंक्लूडेड है, फंडामेंटल राइट्स इंक्लूडेड हैं, ठीक है। इट वॉज स्टेटेड दैट आर्टिकल 13 ओनली अप्लाइज टू रेगुलर लेजिस्लेशन एंड नॉट टू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। इसमें क्या कहा गया, आर्टिकल 13 में क्या डिफाइंड है, द टर्म लॉ इज डिफाइंड, ठीक है। तो क्या कहा कि आर्टिकल 13 जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो रेगुलर लेजिस्लेशन, लॉ मेकिंग जो करी जाती है लेजिस्लेचर के द्वारा, सिर्फ और सिर्फ उन पे अप्लाई करती है। और जो ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स होते हैं, कहाँ पे, आर्टिकल 368 के तहत जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होते हैं वहां पे एप्लीकेबल नहीं होता है, बट आर्टिकल 368 अप्लाइज ओनली टू कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज। नेक्स्ट आते हैं आईसी गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस में। इस केस में ये कहा गया, आर्टिकल 368 क्या करता है, ये बताता है कि कैसे आप कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हो, कॉन्स्टिट्यूशन में आप कैसे चेंजेस कर सकते हो, बट डज नॉट गिव पार्लियामेंट द अथॉरिटी टू डू सो। पर पार्लियामेंट को ये अथॉरिटी नहीं देता है। फंडामेंटल राइट्स को आप नहीं छीन सकते हो बाय अमेंडिंग प्रोसीजर अंडर आर्टिकल 368। 368 जो पावर देता है पार्लियामेंट को कोई भी लॉ में इंक्रीज करने के लिए, कोई चीज ऐड करने के लिए, हटाने के लिए या मॉडिफाई करने के लिए, तो उसमें ये मतलब नहीं है कि फंडामेंटल राइट्स को आप छीन लो। किसका प्रयोग करते हुए, आर्टिकल 368 का प्रयोग करते हुए। अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन is law within the meaning of article 13(2) and is therefore subject to part 3rd of the Indian Constitution। ठीक है, अब आता है यहाँ पे केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का केस, जो कि है 1973 का। इस केस में इस्टेब्लिश करा गया था क्या, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन, ठीक है। जुडिशरी को पावर दी गई थी कि कोई भी अमेंडमेंट जो कि पार्लियामेंट के द्वारा किया जाता है और वो अमेंडमेंट अगर कॉन्फ्लिक्ट करता है कॉन्स्टिट्यूशन के जो बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं, तो उस केस में वो लॉ क्या डिक्लेयर किया जा सकता है, नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जा सकता है। अब ये कहा गया कि फंडामेंटल प्रिंसिपल्स का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। आपको जो मर्जी चाहे आप कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकते हो। ये जो 13 जजेस की बेंच बैठी थी, ठीक है, 7:6 में, ठीक है, अभी तक की सबसे लार्जेस्ट बेंच है, ठीक है, जिसमें सबसे ज्यादा जजेस बैठे हैं किसी केस को डिसाइड करने के लिए। तो इस केस में ये कहा गया था कि आपको जो मर्जी अमेंडमेंट करना है, जैसे उसमें क्या कहा गया पिछले केस में कि आप पार्ट 3rd में कोई अमेंडमेंट नहीं कर सकते हो, फंडामेंटल राइट्स को आप नहीं छीन सकते हो अमेंडमेंट के जरिए। तो केशवानंद भारती के केस में ये कहा गया कि नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी प्रोविजन हो, कोई भी पार्ट हो, आप उसमें अमेंडमेंट कर सकते हो, पर जो कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं आप उनको क्या नहीं कर सकते हो, आप उनको अमेंड नहीं कर सकते हो। तो क्या आप कोई ऐसी डिफाइंड लिस्ट भी नहीं दी गई है, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन में देखो कि क्या फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, क्या नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको कुछ इलस्ट्रेशंस के लिए बताती हूं कि क्या क्या चीजें कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स के अंदर आती है। जैसे सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, कि कॉन्स्टिट्यूशन को हमने सुप्रीम मानते हुए क्या करना है, कोई भी चेंजेस करने हैं, ठीक है। फिर उसके बाद सॉवरेन नेचर, डेमोक्रेटिक नेचर, रिपब्लिक नेचर मेंटेन करके रखोगे, ठीक है। सेपरेशन ऑफ पावर जो है, ठीक है, वो मेंटेन करके रखोगे। रूल ऑफ लॉ,
रूल ऑफ लॉ जो कि किसके द्वारा दिया गया है, डाइसी के द्वारा दिया गया है, वो आप मेंटेन करके रखोगे, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे सेक्युलरिज्म हो गया, वो भी एक क्या हो गया, फंडामेंटल प्रिंसिपल हो गया। और उसके बाद क्या हो सकता है, जुडिशियल रिव्यू क्या है, एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है, ठीक है। उसके बाद क्या आ गया, आपका इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी हो गया, ठीक है। ऐसी टाइप की जितनी भी चीजें हैं आप क्या है उनको नहीं छीन सकते हो एक अमेंडमेंट के जरिए। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है हमारे देश की, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो गया, इनको आप क्या नहीं कर सकते हो, नहीं छीन सकते हो, ठीक है। तो आज की डेट में भी ये इतना इम्पॉर्टेंट प्रेसिडेंट है कि कोई भी अगर नया लॉ बनता है या कोई भी नया लॉ चैलेंज होता है तो हमेशा ये जरूर देखा जाता है कि कोई भी एक्ट या लॉ बन के आ रहा है या अमेंडमेंट के जरिए कोई चीज ऐड हो रही है तो क्या ऐसा तो नहीं है कि वो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स जो हैं कॉन्स्टिट्यूशन के उनको वायलेट कर रही हैं। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राजनारायण के केस में। तो यहाँ पे क्या किया गया था, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन को यूज करा गया था, ठीक है। किस पर्पस के लिए, आर्टिकल 329 ए के क्लॉज 4 को क्या करने के लिए, स्ट्राइक डाउन करने के लिए। ये कैसे करा गया था, 39th अमेंडमेंट के जरिए इसको अडॉप्ट करा गया था। क्यों करा गया था, क्योंकि इट एक्सीडेड पार्लियामेंट्स अमेंडिंग पावर बिकॉज इट डैमेज द कॉन्स्टिट्यूशन बेसिक फीचर। अब यहां पे कौन सा बेसिक फीचर था, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, ठीक है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन भी क्या है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन भी कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स में आता है। इंडिया बीइंग अ डेमोक्रेटिक कंट्री, इंडिया बीइंग अ डेमोक्रेटिक कंट्री, जहां पे इंडिया के लोग ही सरकार को क्या करते हैं, इलेक्ट करते हैं। तो अगर आपको वोटिंग से रिलेटेड कोई भी लॉ में चेंजेस करने हैं तो आप करो, पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो मेन पर्पस है सरकार को सेलेक्ट करने का, जो लोगों के पास ये अधिकार है, आप उसको ही छीन लो। इसलिए ये जो केस था वो ज्यादा सामने आया था। द इलेक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी वॉज डिक्लेयर्ड वॉइड, इसी वजह से, क्योंकि जो वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन का जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल है उसका वायलेशन कर रहा था, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला के केस में। इस केस में क्या कहा गया था कि जब देश में इमरजेंसी चल रही है तो उस टाइम पे जो भी फंडामेंटल राइट्स हैं सिटीजन्स के, इंक्लूडिंग आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, वो क्या होते हैं, अनअवेलेबल होते हैं। इमरजेंसी के दौरान आप अपने फंडामेंटल राइट्स को क्या नहीं कर सकते हो, एंजॉय नहीं कर सकते हो, इंक्लूडिंग आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 कैन नॉट बी सस्पेंडेड इवन इन केस ऑफ इमरजेंसी, ठीक है। किसने डिसेंट करा था इस केस में, जस्टिस खन्ना ने। पर बाद में क्या हुआ, जब इमरजेंसी एंड हुई तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड बाय द 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978। इस केस में क्या हुआ था, अमेंडमेंट जब हुआ तो कुछ प्रोहिबिशन लगाए गए कि जो राइट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उसमें आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 जो है उनको सस्पेंड नहीं किया जा सकता है, इवन दो देश में इमरजेंसी चल रही है। तो this amendment aimed to address concerns raised by ADM Jabalpur decision and to safeguard these fundamental rights more robustly, ठीक है। क्या कहा गया इस केस में, तो साफ साफ ये कहा गया था कि फंडामेंटल राइट्स को क्या करा जा सकता है, सस्पेंड किया जा सकता है इमरजेंसी के दौरान, ठीक है। पर इस केस एडीएम जबलपुर के केस को बाद में ओवरटर्न कर दिया गया था केएस पुत्तास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में। इन दिस लैंडमार्क जजमेंट द सुप्रीम कोर्ट रीअफर्म्ड
इनवायलेबिलिटी, आप राइट टू लाइफ को वायलेट नहीं कर सकते हो, पर्सनल लिबर्टी को वायलेट नहीं कर सकते हो। Establishing the principles of fundamental rights enshrined in Constitution cannot be suspended even during a state of emergency. एडीएम जबलपुर में साफ साफ ये कहा गया कि फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड किया जा सकता है इमरजेंसी के दौरान, बट रिसेंटली इन द केस ऑफ केएस पुत्तास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इस केस में क्या कहा गया था कि नहीं, आप फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करने हैं, सस्पेंड करने हैं, आप कर सकते हो, पर आर्टिकल 20 और 21 का इवन दो देश में इमरजेंसी चल रही है, वायलेशन नहीं होगा। ठीक है, आर्टिकल 20 और 21 तो सब लोगों को पता ही है। आर्टिकल 20 क्या है? आर्टिकल 20 क्या है? आर्टिकल 20 बात करता है एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ के बारे में, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, ठीक है, डबल जेपर्डी के बारे में बात करता है, और उसके बाद सेल्फ इंक्रिमिनेशन के बारे में बात करता है, तो ये डबल जेपर्डी और ये सेल्फ इंक्रिमिनेशन क्या होता है? एक्सपोज फैक्ट लॉ तो सबको पता ही है। डबल जेपर्डी क्या होता है? कोई भी पर्सन को एक ऑफेंस के लिए अगर सजा मिल चुकी है तो दैट पर्सन शैल नॉट बी ट्राइड अगेन फॉर द सेम ऑफेंस। ठीक है, और सेल्फ इंक्रिमिनेशन का प्रिंसिपल क्या कहता है? सेल्फ इंक्रिमिनेशन का प्रिंसिपल ये कहता है दैट नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू गिव एविडेंस अगेंस्ट हिम। ठीक है, ये दोनों डॉक्ट्राइन्स के बारे में बात करता है, और तीनों एक्सपोज फैक्टो लॉ हो गया, आपका डबल जेपर्डी हो गया, और उसके बाद सेल्फ इंक्रिमिनेशन हो गया। इस आर्टिकल को सस्पेंड नहीं किया जा सकता है इवन ड्यूरिंग इमरजेंसी, और आर्टिकल 21 को सस्पेंड नहीं किया जा सकता है ड्यूरिंग इमरजेंसी। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है मुंबई कामगार सभा बॉम्बे वर्सेस, केस में बीज डाले गए पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के। अब पीआईएल कहां फाइल होती है? पीआईएल फाइल होती है आर्टिकल 32 के अंदर। अब जितने भी आप लोगों ने जूरिस्प्रूडेंस की लैंग्वेज में पढ़ा होगा, वेयर देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी। एक और चीज आपने सुनी होगी, विद एवरी राइट कम्स अ कॉरेस्पॉन्डिंग ड्यूटी। ठीक है, अब फंडामेंटल राइट्स अगर प्रोवाइड करे गए हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि अगर फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, हम उनको एंजॉय कर सकते हैं, और जब हम इनको एंजॉय कर सकते हैं, तो अगर ऐसा हो कि किसी भी कारण से कोई इसको एंजॉय नहीं कर पा रहा है और उसके लिए कोई प्रोविजन नहीं दिया गया है कि आप उनको एनफोर्स कैसे करवाने जाओ, ठीक है, तो उन राइट्स को देने का कोई फायदा ही नहीं है ना। वेयर देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी। तो जब राइट्स दिए गए हैं तो वहां उन राइट्स में एक आर्टिकल 32 भी दिया गया है, जो ये राइट देता है हर सिटीजन को कि अगर उसके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो आप उन राइट्स को एनफोर्स करवाने के लिए आर्टिकल 32 का इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर आर्टिकल 226 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, आर्टिकल 32 में आप क्या कर सकते हो? आप अपने फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स करवाने जा सकते हो, और आर्टिकल 226 में आप अपने फंडामेंटल राइट्स और लीगल राइट्स को एनफोर्स करवाने जा सकते हो। ठीक है, तो पीआईएल के जो बीज थे वो क्या डले गए? इस केस में डले गए। ठीक है, कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, अगर किसी भी पर्सन के कोई भी फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो आप वहां पे जा सकते हो। डिस्कस द राइट। अब इस केस में क्या डिस्कस करा गया था? इंडस्ट्रियल वर्कर्स जो थे उनके राइट्स के बारे में डिस्कस किया गया था, साथ ही साथ बोनस की पेमेंट्स के बारे में बात करा गया था वर्कर्स की। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में 1978 के। इस केस में क्या किया गया था? ये बोला गया था
right to travel abroad is a component of the right to personal liberty। यहाँ पे मेनका गांधी के पासपोर्ट को क्या कर लिया गया था, जब्त कर लिया गया था। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ये कहा कि मैं जो अब्रॉड जा सकती हूँ ये मेरे फंडामेंटल राइट का पार्ट है अंडर आर्टिकल 21, और ये जो मेरा पासपोर्ट जब्त कर लिया है ये मेरे आर्टिकल 21 का क्या करता है, वायलेशन करता है। तो कोर्ट ने इस केस में क्या कहा कि mere existence of an enabling provision was insufficient to limit human liberty। ठीक है, गोल्डन ट्रायंगल ऑफ फंडामेंटल राइट्स जो कि रिलेशन बताते हैं आर्टिकल 14, 19 और 21 के। ठीक है, गोल्डन ट्रायंगल प्रिंसिपल बोला जाता है जहां पे कि इक्वालिटी, ठीक है, फ्रीडम और लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टीज, ठीक है, इन सबको साथ में कंसिडर किया जाना चाहिए। ठीक है, ये साथ में क्या करते हैं, को एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, और जो भी लीगल प्रिंसिपल बनाया जाएगा वो क्या होना चाहिए, जस्ट होना चाहिए, फेयर होना चाहिए और रीजनेबल होना चाहिए। फैंसीफुल नहीं होना चाहिए, दिखावटी नहीं होना चाहिए, ऑप्रेसिव नहीं होना चाहिए, किसी को दबाने के लिए कोई लीगल प्रिंसिपल नहीं बनाया जाना चाहिए, या फिर आर्बिट्रेरी नहीं होना चाहिए। कोई भी लीगल प्रोसीजर जो हो, कोई भी लीगल प्रोसीजर जो बनाया जाएगा वो इस तरीके से बनाया जाएगा कि वो जस्ट, फेयर और रीजनेबल हो। अब क्या होता है, इसका एक एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जैसे कि कोई भी पर्सन किसी भी क्राइम के लिए फॉर एग्जाम्पल अक्यूज किया गया है, कोई भी क्राइम के लिए वो फिलहाल सस्पेक्ट है। ठीक है, तो आप देखते हो क्या करा जाता है, उसको ज्यादा से ज्यादा उसको 24 आवर्स डिटेन करके रखा जाता है, और उसके बाद जो भी सबसे नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट होता है वहां पे क्या किया जाता है, उसको प्रेजेंट किया जाता है। तो वो प्रोसीजर क्या हो गया, जस्ट प्रोसीजर हो गया ना, कि हाँ इतने टाइम ड्यूरेशन के लिए आप रखोगे और उसके बाद क्या है आप उसको रिहा कर दोगे। ठीक है, अगर उसको आपने मैजिस्ट्रेट के पास नहीं लेके गए हो, या फिर कोई भी जो भी आपका वो होता है, क्या बोलते हैं उसको, जुडिशियल कस्टडी में अगर किसी को रखा जाता है तो वो 60 डेज या 90 डेज के लिए रखी जाती है। अब वो 60 डेज और 90 डेज भी क्या है, कुछ सोच समझ के ही तो रखा होगा, चाहते तो वो 60 डेज पूरा का पूरा रख सकते थे, या 90 डेज जो है वो पूरा का पूरा रख सकते थे, नहीं। पर ये कहा गया कि अगर कोई इतना हीनस क्राइम नहीं है तो 60 डेज का डिटेंशन हो गया, 90 डेज का ये जब उसने कोई हीनस क्राइम करा है। तो ये जो प्रोसीजर है ये क्या है, जस्ट, फेयर और रीजनेबल है। 24 आवर्स के अंदर आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट के पास जाके, है ना। तो कोई भी प्रोसीजर जो बनाया जाएगा वो मनमानेपन से, किसी के राइट्स को ऑप्रेस करने के लिए नहीं बनाया जाएगा। क्लियर। फिर नेक्स्ट आते हैं सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन के केस में, जो कि है 1980 का। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, अनलॉफुल डिटेंशन केस के नाम से भी क्या है, ये फेमस है। ठीक है, कोर्ट्स के पास पावर होती है कि वो इंटरवीन कर सकते हैं बीच में, और किसी भी पर्सन के फंडामेंटल राइट्स, पर्सन यहाँ पे कौन हो गए, प्रिजनर्स, प्रिजनर्स के फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कोर्ट्स क्या कर सकती हैं, बीच में इंटरवीन कर सकती हैं। जेल अथॉरिटीज कैन नॉट पनिश, टॉर्चर और डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट प्रिजनर्स विदाउट कोर्ट्स ऑर्डर। ठीक है, अब क्या होती है, इम्प्रिजनमेंट होता है और एक रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट होता है ना। तो डिपेंड करता है केस टू केस की किस पर्सन को इम्प्रिजनमेंट दिया जा रहा है और किस पर्सन को रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट दिया जा रहा है। ठीक है, आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हो कि जस्ट बिकॉज आपको कोई प्रिजनर पसंद नहीं आ रहा है तो उसको रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट दे दी, ठीक है, और किसी पर्सन को क्या दे दिया, सिंपल इम्प्रिजनमेंट दे दी। ठीक है, तो जेल अथॉरिटीज कोई भी ऐसी पनिशमेंट या किसी भी टाइप का टॉर्चर या डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती है, और अगर वो किसी पर्सन के साथ किसी अलग तरीके से ट्रीट कर रही है किसी प्रिजनर को, तो वो तभी कर सकते हैं जब जेल अथॉरिटीज ने क्या कर रखा है, कोर्ट की परमिशन ले रखी है। ओनली कोर्ट हैड दैट अथॉरिटी, सिर्फ और सिर्फ कोर्ट के पास ये पावर है। कोर्ट कैन इशू रिट्स टू एड्रेस प्रिजन इनजस्टिस। ठीक है, प्रिजन में किसी भी टाइप की क्या है, इनजस्टिस ना हो।
नेक्स्ट आते हैं मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में 1980 का। ठीक है, इस केस में भी क्या कहा गया, इस केस में ये कहा गया कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी अमेंडमेंट कर सकता है, पर वो जो अमेंडमेंट होगा वो बेसिक फ्रेमवर्क के अंदर होगा, मतलब वही कॉन्स्टिट्यूशन के जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं उनका वायलेशन आप नहीं करेंगे, उनका वायलेशन करते हुए आप कोई भी अमेंडमेंट नहीं करेंगे। अगर पार्ट 4 subverts पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इट वुड डिस्ट्रॉय द बेसिक स्ट्रक्चर। अब पार्ट 4 क्या डील करता है, डीपीएसपी से डील करता है। पार्ट 3 क्या करता है, फंडामेंटल राइट से डील करता है। अगर कोई भी डीपीएसपी ऐसा है जो कि फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करते हुए बनाया गया है, तो वो बेसिक स्ट्रक्चर को क्या कर रहा है, डिस्ट्रॉय कर रहा है। तो इसी वजह से पार्ट 4 नीड्स टू बी अचीव विदाउट एब्रोगेशन ऑफ पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये दोनों क्या है, आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री टू ईच अदर, क्या, फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपीज। तो इसी वजह से डीपीएसपीज इस तरीके से बनाए जाने चाहिए कि वो फंडामेंटल राइट्स का क्या ना करें, वायलेशन ना करें। नेक्स्ट केस में हम आते हैं वमन राव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1981 के केस में। First Constitutional Amendment Act of 1951 introduced Article 31A, B and the 25th Amendment Act introducing Article 31C। ये तो हमने पढ़ ही लिया था, 9 शेड्यूल आया था, 31A आया था और 31B आया था, और उसके बाद 25th अमेंडमेंट हुआ जहां पे आर्टिकल 31C भी डाला गया। तो ये कहा गया कि ये जो भी इंसर्शन करे गए हैं ये क्या है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है और ना ही ये क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन करते हुए हैं। ठीक है, तो इनकी वैलिडिटी को क्या करा गया था, अपहोल्ड करा गया था। नेक्स्ट केस में आते हैं जो कि है एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1982 का। इसको किस नाम से जाना जाता है, जजेस ट्रांसफर केस के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को इस्टेब्लिश किया गया था फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, कोई भी एग्जीक्यूटिव का इंटरफेरेंस नहीं होगा जुडिशियल अपॉइंटमेंट में। ठीक है, और ट्रांसफर्स में सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट यूज ट्रांसफर्स एज पनिशमेंट। अब देखो, पनिशमेंट का एक तरीका ट्रांसफर नहीं यूज किया जा सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट यूज ट्रांसफर, ट्रांसफर एक मोड ऑफ पनिशमेंट नहीं हो सकता है फॉर इंडिपेंडेंट जजेस। साथ ही साथ ये कहा गया कि जुडिशरी क्या है, फाइनल अथॉरिटी है जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए और उनके ट्रांसफर। 31B 31C जो है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है और ये बेसिक स्ट्रक्चर का क्या है, उल्लंघन नहीं करते हैं। नेक्स्ट आते हैं AK रॉय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में 1982 का। Preventive detention laws are necessary to promote social security among individuals। Preventive detention, देखो unlawful detention आप नहीं कर सकते हो, पर preventive detention आप कर सकते हो social security maintain करने के लिए, individuals में security ensure करने के लिए, अपनी country की और public order बनाए रखने के लिए। जो प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज हैं ये क्या है, फंडामेंटल राइट्स को वायलेट नहीं करते हैं और ना ही ये क्या है, वेग है, बेसलेस नहीं है। नेक्स्ट आते हैं बंधुआ मुक्ति मोर्चा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में। किसी भी पर्सन को अगर डिप्राइव किया जाए उसकी लिबर्टी से, इंक्लूडिंग बॉन्डेड लेबर्स, तो वो आर्टिकल 32 का इस्तेमाल कर सकते हैं और सर्शुरारी की रिट का इस्तेमाल कर सकते हैं अंडर आर्टिकल 226। साथ ही साथ एक स्ट्रॉन्ग लीगल प्रेसिडेंट बना था अगेंस्ट बॉन्डेड लेबर्स एंड एम्पावर्स द कोर्ट टू इंटरवीन एक्टिवली। अब ये स्ट्रॉन्ग लीगल प्रेसिडेंट बना। प्रेसिडेंट क्या होते हैं, प्रेसिडेंट्स होते हैं जजमेंट्स ऑफ द कोर्ट। कोर्ट के द्वारा अगर कोई जजमेंट दिया गया है तो जो भी लोअर कोर्ट्स हैं उस कोर्ट की, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कोई जजमेंट दिया तो हाई कोर्ट्स
अगर सेम फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड करा था, तो उसी बेसिस पे वो जजमेंट दे सकते हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था, वैसे ही जैसे पहले वो केस सुप्रीम कोर्ट के आगे जब आया था। तो ये क्या कॉन्स्टिट्यूट करता है, एक प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूट करता है। नेक्स्ट आते हैं मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाह बानो बेगम के केस में। इस केस में मेंटेनेंस का राइट मुस्लिम विमेन को दिया गया था अंडर सेक्शन 125 ऑफ द सीआरपीसी, और ये कहा गया था कि जो ये मेंटेनेंस के प्रिंसिपल्स 125 के अंदर दिए गए हैं, ये सारे के सारे सिटीजन्स पे अप्लाई करते हैं, नो मैटर वो किसी भी धर्म के हों। लेटर गवर्नमेंट एट द टाइम overturned the decision by introducing the Muslim Women Protection of Rights on Divorce Act 1986, जिसमें कि ये कहा गया था कि जो एलिमनी है जो वो मुस्लिम विमेन को will only be paid during the इद्दत पीरियड। अब ये इद्दत पीरियड क्या होता है, इद्दत पीरियड करा जाता है ऑब्जर्व बाय द फीमेल मुस्लिम। ठीक है, ये कब ऑब्जर्व करा जाता है, जब शादी डिसॉल्व होती है। अब शादी डिसॉल्व कब होती है, ईदर बाय डेथ ऑफ द हस्बैंड और बाय और ऑन द डिवोर्स। ठीक है, अब जब डिवोर्स होता है तो 3 ल्यूनर मंथ्स के लिए वाइफ क्या करती है, इद्दत ऑब्जर्व करती है, क्या जानने के लिए, टू नो द वेदर द वुमेन इज प्रेग्नेंट और नॉट, टू नो द लेजिटिमेसी। ठीक है, और डाइवोर्स के डेथ के केस में क्या होता है, 4 मंथ्स 10 डेज के लिए इद्दत क्या किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है, और यहाँ डाइवोर्स के केस में 3 ल्यूनर मंथ्स के लिए किया जाता है। तो ये कहा गया प्रोटेक्शन मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स एक्ट की ये जो टाइम पीरियड मैंने आप लोगों को बताया ना कि इतने टाइम पीरियड के लिए ही क्या मिलेगा, विमेन को मेंटेनेंस या एलिमनी मिली जाएगी। ठीक है, पर बाद में आया डैनियल लतीफी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस। इस केस में कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी जो थी कौन से एक्ट की, ये मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन ऑन राइट्स ऑन डाइवोर्स एक्ट को क्या किया गया था, वैलिडिटी ऑफ द 1986 अमेंडमेंट एक्ट वाज अपहेल्ड। Further, held that the husband's duty to provide maintenance under section 3(1)(a) is not limited alone to the इद्दत period, सिर्फ और सिर्फ इद्दत पीरियड के लिए नहीं है, but extends to beyond it। मतलब इद्दत पीरियड से आगे भी क्या है, हस्बैंड लायबल होगा वाइफ को क्या पे करने के लिए, मेंटेनेंस पे करने के लिए। क्लियर। नेक्स्ट आते हैं एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में, जो कि है 1987 का। इस केस का जो नाम है, दूसरे नाम से जो जाना जाता है, वो जाना जाता है ओलियम गैस लीक के केस से। ठीक है, Supreme Court rejected the strict liability test established under the English case of Rylands versus Fletcher, ठीक है, for determining the liability of an enterprise जो कि किस काम में engaged थी, hazardous और inherently dangerous activity। और इस केस में क्या कहा गया था, absolute liability के प्रिंसिपल को क्या करा गया था, इस्तेमाल किया गया था। absolute liability और strict liability में क्या फर्क होता है, absolute liability में कोई exception क्या नहीं करता है, होल्ड नहीं करता है। अगर कोई भी एक्ट जो है वो absolute liability के अंदर आया है तो that person would be held responsible for that act। पर स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में एक पर्सन अपनी किसी गलत करी हुई एक्टिविटी से अगर वो एक्सेप्शन का इस्तेमाल करता है तो वो उससे क्या कर सकता है, बच सकता है। पर अगर वो एब्सोल्यूट लाइबिलिटी के अंदर आ जाता है उसका एक्ट, तो वो नहीं बच सकता है, देन दैट पर्सन वुड बी हेल्ड लायबल फॉर दैट एक्ट। नेक्स्ट आते हैं बिजॉय इमानुअल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला के केस में। इसको नेशनल एंथम केस भी कहा जाता है। इस केस में ये कहा गया था, नॉट सिंगिंग द नेशनल एंथम व्हाइल इट इज रिसाइटेड इज नॉट एन ऑफेंस अंडर द
Prevention of Insults of National Honor Act 1971 if the accused is not disrespecting it. ठीक है, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। कल हम लोग डिस्कस करेंगे इंदिरा साहनी के केस से। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।